नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजनीतिक दलों को मिलने वाले चुनाव चिन्ह के बारे में। ये बात आप सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो उसको एक खास सिंबल अलॉट किया ही जाता है। वह कुछ भी हो सकता है, कोई सब्जी हो सकती है, कोई उपकरण हो सकता है या फिर कोई फल फूल पक्षी भी हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी दे दिया जाता है। लेकिन उससे संबंधित एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन इलेक्शन कमीशन पहले ही करता है और उसके अनुरूप ही सारे काम किए जाते हैं। तो इसी से संबंधित हमारी आज की न्यूज़ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही कुछ नियमों में संशोधन किया है। हालांकि जिन नियमों में संशोधन किया है यह मुख्य रूप से संबंधित है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से, जिन्हें RUPP कहा जाता है, यानी कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखते हैं क्या क्या संशोधन हुए हैं और यह किस प्रकार से व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लें जो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी संभावना है। तो आंसर यदि आपको पहले ही पता है तो आंसर कमेंट करना है। यह मामला मेंस के लिए भी खास है, तो जरूरी है कि आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा खास तौर पे। बाकी हर एक मामला समझते हैं और वीडियो के अंत तक आप जरूर हर एक बात जान समझ जाएंगे और अच्छे से एग्जाम कर पाएंगे। तो देखिए, अभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव चिन्ह दिया जाता है यह एक खास नियमावली के तहत दिया जाता है और इसको कहा जाता है चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968। अब जो संशोधन किए गए हैं वह भी इसी के तहत किए गए हैं और यह इसके पैरा 10B में किए गए हैं। RUPP यानी कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को किस प्रकार से इसमें कुछ नई बातें बताई गई हैं वह समझना भी जरूरी है। तो यहाँ पर कहा गया है बदलावों में कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 3 वित्त वर्षों के लिए योगदान रिपोर्ट, ऑडिट किए गए वार्षिक विवरण खाते और साथ साथ में पार्टी के चुनाव के खर्चों को अपने राज्य के अंदर या जो मुख्य उनका क्षेत्र है वहां पर एक चुनाव अधिकारी होता है उसको समर्पित किया है, उसको सौंपा है। तो यह जो नए नियम है उन्हीं लोगों के लिए हैं, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं। क्या क्या चीजें इसमें की गई है, तो देखिए, इसे जितने भी नियम है यह लागू हो गए हैं 11 जनवरी से, यानी कि अब 11 जनवरी के बाद कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जाते हैं यहाँ पर और वह जाकर के कहते हैं कि हमें आप चुनाव चिन्ह दे दीजिए, तो उन्हें एक खास प्रक्रिया का पालन करना होगा। जिस प्रक्रिया का उन्हें पालन करना होगा उस प्रक्रिया में सबसे पहले जरूरी है कि आप एक हस्ताक्षरित और नोटरीकृत घोषणा, यानी कि एक प्रॉपर लेटर आपको लेकर के आना होगा। इसमें बात की जाएगी कि हमें एक आप सिंबल अलॉट कर दीजिए आने वाले चुनावों के लिए। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म लेकर नहीं जाना है, कुछ खास प्रक्रिया का पालन भी करना होगा। जैसे कि सबसे पहले जरूरी है कि जो भी लेटर वहां पे लेके जा रहा है या जो भी एप्लीकेशन है वह एप्लीकेशन पार्टी के वर्तमान और अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही भेजी जानी चाहिए। कोई भी आप पॉलिटिकल पार्टी देख लीजिए, हर पार्टी में प्रेसिडेंट होता है और भी अन्य पदाधिकारी होते हैं, तो उनमें से कोई एक जो मुख्य अधिकृत पदाधिकारी है उसके माध्यम से भी वह एप्लीकेशन जाएगी तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ खास नियम निर्धारित किए गए। जैसे कि आपको यहां पर एक काम यह भी करना है कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए आपकी जो योगदान रिपोर्ट है और जो लेखा परीक्षित वार्षिक खाते हैं वह खाते आपको एक चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हैं। कौन सा चुनाव अधिकारी? जिस राज्य में आपका मुख्यालय है उस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने आपको वह सभी चीजें प्रस्तुत करनी है। जैसे कि मान लीजिए हम देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो हेड ऑफिस है वह दिल्ली में, बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय है, कांग्रेस का भी राष्ट्रीय कार्यालय है, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय भी दिल्ली में ही है। पर कुछ और पार्टीज हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई, उसका राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो आप जिस राज्य से संबंधित है मुख्य रूप से आपको वहीं पे ही सभी चीजें प्रस्तुत करनी होगी। इतना ही नहीं, जो आपके यहाँ पर इलेक्शन ऑफिसर है आपको उसे एक और भी चीज देनी है, वह है पिछले 2 चुनावों के लिए पार्टी के द्वारा किया गया खर्च। जितना खर्च किया है वह सब भी आपको वहां पर बताना होगा। तो यह महत्वपूर्ण नियम है जो अब निर्धारित कर दिए गए हैं रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। क्लियर है? कभी कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया खास हुआ हो। दरअसल पहले भी ये सब चीजें व्यवस्था में थी। पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन अलग जाती थी और यह सभी विवरण जर्नली अलग अलग समय पर प्रस्तुत होते रहते थे। अब इलेक्शन कमीशन ने संशोधनों के माध्यम से इतनी व्यवस्था कर दी है कि आपने सभी चीजें एक साथ ही प्रस्तुत करनी है जब आप डिमांड करेंगे अपने लिए एक इलेक्शन सिंबल की। ठीक है, तो यह एक कुछ नई व्यवस्था जिसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। कुछ खास बातें आप सभी को पता होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वह मुख्य रूप से 3 रूपों में होता है, बट हम लोग 2 ही खास तौर पर पढ़ते हैं। नेशनल पार्टी पढ़ते हैं, बिल्कुल। स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। इसके अलावा RUPP भी होता है। RUPP के अंदर मुख्य रूप से हम लोग उन पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल करते हैं जो चुनाव लड़ती हैं बट
कोई खास दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी कि ना तो उनको राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त है, ना ही उनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जिसने एक एप्लीकेशन लगा रखी है इलेक्शन कमीशन के अंदर और अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम दर्ज कर दिया है। अब जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास फंड्स नहीं है, मैं चीजों में एक्टिव नहीं हूं, बट मैं चाहता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी हो, कभी जब लगे सिचुएशन ठीक है, चुनाव लड़ सकते हैं, या किसी एक दो सीट पे भी जन समर्थन मिले तो हम चुनाव लड़ पाए, यही वाली स्थिति है। तो मैंने क्या किया कि एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को दे दी कि देखिए साहब, मैं चाहता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी मेरे लिए रजिस्टर हो जाए। अच्छा, आपका नाम भी रजिस्टर हो जाएगा, आपकी पार्टी का नाम भी रजिस्टर हो जाएगा, दोबारा से फिर कोई व्यक्ति उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो नहीं ले पाएगा। तो इत्यादि इत्यादि कोई भी पार्टी मैंने बना ली, XYZ लोकतांत्रिक पार्टी, मैंने एप्लीकेशन दे दिया। अब मेरी पार्टी का नाम रजिस्टर हो गया, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव लड़के हार जा रहा हूं, वो सब चीजें बात की बात है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी मेरी रजिस्टर्ड है बट अनरिकॉग्नाइज्ड है, इसीलिए ये बात यूज हो रही है RUPP। तो इसमें वही पॉलिटिकल पार्टी शामिल है जिन्होंने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, पर उन्हें राज्य स्तरीय दल का दर्जा नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा था, या तो वे हार गए, उन्हें वोट परसेंट भी नहीं मिला, या फिर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, चुनाव कभी लड़ा ही नहीं है। इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल होती है। जनरली उन्हें बस सुविधाएं नहीं मिलती जो सुविधाएं एक राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त या फिर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है। हमारे देश में हम लोग दो पॉलिटिकल पार्टी पढ़ते हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राज्य स्तरीय, इनको भी समझ लेना थोड़ा सा जरूरी है। कब किस पार्टी को एक राष्ट्रीय दल माना जाता है? सबसे पहले जरूरी है कि वह 4 या उससे अधिक राज्यों के अंदर एक राज्य स्तरीय दल बन जाए। यदि वह इतना कर लेता है, 4 अलग अलग राज्यों में दबदबा है उसका, तो इलेक्शन कमीशन स्वीकार कर लेगा कि आप राष्ट्रीय पार्टी है हमारे देश की। बट यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यह है कि आप लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ें और विधानसभा का लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए आप कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लें। इसके साथ साथ इतने पे कहानी खत्म नहीं हो जाएगी, 6% वैलिड वोट मिलना चाहिए, लेकिन लोकसभा के अंदर कम से कम 4 सीटें भी मिलनी चाहिए, तब जाकर के यह क्राइटेरिया फॉलो होता है, वरना नहीं होता। इतना नहीं कर पाए तो आप एक काम और कर सकते हैं, 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% प्राप्त कर लें। जरूरी नहीं है कि 3 राज्यों में, एक राज्य में भी अगर आप लोकसभा की कुल सीटों का मात्र 2% प्राप्त कर लेते हैं तो भी आपकी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है, क्योंकि आपके कुछ सांसद पहुंच जाएंगे लोकसभा में निर्वाचित होकर के। क्लियर है बात सारी? तो यह क्राइटेरिया है राष्ट्रीय दल का। ऐसे ही कुछ क्राइटेरिया निर्धारित है राज्य स्तरीय दलों के लिए। कब किस पॉलिटिकल पार्टी को राज्य स्तर पर मान्यता मिलती है? तो देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि वह विधानसभा का चुनाव लड़े और विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले। लेकिन 6% पे कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए यह भी जरूरी होगा कि उन 6% मतों के साथ उसे कम से कम विधानसभा में 2 सीटें मिल जाए। यदि वह ऐसा करने में सफल होता है तो वह एक राज्य स्तरीय दल बन जाएगा। चलिए, यह नहीं कर पाए, दूसरा क्या है? बार बार राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं होते ना, तो ठीक है, मान लीजिए लोकसभा चुनाव आ गए। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी का मन है कि 2024 के चुनाव में हम राज्य में तो मान्यता प्राप्त कर लें, राष्ट्रीय नहीं भी कर पाए, तो क्या करना है? लोकसभा चुनाव लड़ना है, लड़ते हुए कुल 6% वैलिड वोट प्राप्त करने हैं। लेकिन इसके साथ जरूरी है कि आपको लोकसभा में 1 सीट मिल जाए। अभी भी 1 सीट है केजरीवाल साहब के पास में लोकसभा के अंदर, ठीक? तो इस प्रकार की भी एक क्राइटेरिया फॉलो आप कर सकते हैं। तीसरी स्थिति यहां पर यह भी है कि यदि वह जो दल है अपने विधानसभा चुनावों को लड़ता है और कुल सीटों का कम से कम 30% या 3 सीट जो ज्यादा है वह प्राप्त कर ले, उस स्थिति में भी उसको मान लिया जाएगा कि आप राज्य स्तर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अगला क्राइटेरिया क्या है कि लोकसभा के अंदर हर 25 सीटों पे आप 1 सीट जीत रहे हैं। तो कुल जितना भी क्राइटेरिया बैठ जा रहा है, अगर आप उतना भी फॉलो कर पा रहे हैं तो भी मामला हो सकता है। यानी कि 25 सीटों पे 1 और 100 सीटों पे आपकी 4 सीट होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि टोटल 543 सीटों पर चुनाव होने वाला है, तो 543 के हिसाब से पता लग रहा है कि लगभग आपके पास में 22 होनी चाहिए। यदि आप 22 सीटें जीत जाते हैं पूर्ण लोकसभा चुनाव के अंदर, तो इस स्थिति में भी आपको एक राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मान लिया जाएगा। इसके अलावा यदि इस दल ने लोकसभा चुनाव में या फिर राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लिया हो कम से कम, यानी कि आप कितनी भी सीट जीतें या एक भी सीट ना जीतें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस सब के अलावा आपको कुल वैलिड वोट का 8% प्राप्त हो रहा है तो भी आपको राज्य स्तर पर मान्यता मिल जाएगी। यह क्राइटेरिया में शामिल है। तो इस प्रकार से किसी दल को राष्ट्रीय स्तर पर और किसी दल को राज्य स्तर पर मान्यता मिल सकती है। ये नियम याद रखना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछ लिए भी जाते हैं। इसके साथ ही किसी पार्टी को अगर सिंबल मिल जाता है तो उसमें क्या होता है? तो देखिए, सिंबल जो होते हैं वह 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंबल आरक्षित, एक होता है अनारक्षित।
कई बार क्या होता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है वह कहीं भी चुनाव लड़ती है, अपने चिन्ह से लड़ती है, जैसे कि बीजेपी कांग्रेस हो गई। इनकी स्थिति क्या है कि यह कहीं भी लड़ने जाएंगे, इनके पास अपना कमल रहेगा, अपना हाथ रहेगा, क्योंकि इनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति ऐसी होती है कि किसी एक राज्य में ही उनको मान्यता प्राप्त है, राज्य स्तरीय है, तो उस स्थिति में जब वह किसी और जगह पर चुनाव लड़ने जाते हैं तो वहां पर चीजें उनके साथ में बदल भी जाती है। और अनरिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनके साथ में स्थिति अलग है, उनका चुनाव चिन्ह तो बदलते ही रहते हैं, ये भी स्थिति होती है। हालांकि स्थिति सुधरने के साथ साथ आपकी चीजें भी बदल जाती है, जैसे कि केजरीवाल साहब हमारे हैं, वह जहां भी चुनाव लड़ने जाते थे वह अपनी झाड़ू लेकर के ही चल दिया करते थे। इसी के अनुरूप उन्होंने पहले दिल्ली जीता, फिर पंजाब जीता और बाकी अलग अलग जगह पर भी लगातार वह प्रदर्शन करते रहे झाड़ू लेकर के। तो यह भी स्थिति होती है। यदि आपके लिए जो पॉलिटिकल सिंबल है वह रिजर्व कर दिया जाता है तो फिर आप कहीं भी चुनाव लड़ेंगे आपका सिंबल वही रहेगा, नहीं बदलेगा। और इसके अलावा जब कभी भी चुनाव होते तो हम देखते हैं कि कुछ अजीबोगरीब सिंबल हमारे सामने आते हैं। किसी को टॉर्च मिलती है, किसी को ऑटो मिलता है, किसी को बैगन मिलता है, किसी को सिलेंडर मिलता है, किसी को भिंडी मिलती है, किसी को मिर्ची मिलती है। ये सब चीजें तो चलती रहती है ना। तो यह जो सिंबल होते हैं यह पूरी तरह से अनारक्षित है, बदलते रहते हैं क्षेत्रवाद स्थिति को अनुरूप, और ऐसे ही चुनाव प्रक्रिया हमारी चल रही है। हालांकि पूरा सेशन बेहद खास है आप लोगों के लिए और एग्जाम की दृष्टि से तो नोट्स जरूर बना लीजिएगा। एक प्रश्न मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, अब आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं कि सेशन भी आप लोग को पसंद आया है, तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है और वीडियो को लाइक किए बिना भी नहीं जाना है। आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूं कि यह भी सही ही रहा होगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।